Hello, I am back again for part 2 of this current इलेक्ट्रिसिटी एंड अब फिलहाल अब मेनली पहले पार्ट में तो हमने बेसिकली थ्योरी एंड बेसिक्स ही मेनली किए थे। इसमें अब थोड़ा सर्किट वाला पार्ट फाइनली स्टार्ट होगा एंड होपफुली ये वीडियो, अगर ये देखो पहली बात, अगर ये वीडियो भी लंबी खींच जाए तो प्लीज़ है मेरी सॉरी, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप 2x पे देख लेना। एक गलती मैं समझ गया, मुझे प्रीमियर पे नहीं डालना चाहिए था। प्रीमियर पे डालते हैं तो उसमें वो होता है, मतलब क्या, जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक वो लाइव जैसा ही चलता रहता है सिस्टम, है ना। अब मैं प्रीमियर में नहीं डालूंगा, डायरेक्ट पोस्ट मार दूंगा, है ना। तो बाकी इसलिए आराम से 2x वगैरह पे देख लेना। बाकी इसी वजह से एंड थोड़ा लंबा लंबा खींच प्लीज सॉरी, बस आराम से कवर कर लेना। बेसिकली मैं चाह ये रहा हूँ कि सब कुछ डिटेल में कवर हो जाए, कुछ भी मतलब ऐसे मिस ना हो, वरना फिर करने को तो मैं भी फिर कंजूसी कर सकता बट नहीं कर रहा। चलो एटलीस्ट अब स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा था बैटरी के बारे में, विच वॉज एन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी मतलब आइडियल बैटरी एक्चुअल बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आइडियल बैटरी की बात करते हैं। सिंपली याद होगी ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे कनेक्टिंग वायर जा रहे हैं, ये कनेक्टिंग वायर जा रहे हैं। यहाँ का हाई पोटेंशियल होता है ऑलवेज, यहाँ का लो पोटेंशियल होता है ऑलवेज, एंड कन्वेंशनल करंट वी ऑलवेज अज्यूम कि यहाँ से ऐसे जाता है एंड यहाँ से ऐसे एंटर करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये होता है आइडियल बैटरी रेस। हाई पोटेंशियल हमेशा इधर, मतलब ये वाला साइड हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा ओवरऑल। एंड इसमें मतलब क्या है, अगर जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया, वी अगर 10 वोल्ट है ये, तो इधर अगर मैंने ले लिया 60 वोल्ट्स, तो इधर ऑब्वियसली बात है 50 वोल्ट्स। इधर 50 वोल्ट्स ही रहेगा। क्यों? इस बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है कि 10 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में बना के रखना। उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखता है। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो करना थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब, है ना। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन करता है। 60 वोल्ट्स एंड 50 वोल्ट्स, इधर जैसे कुछ भी ले लो, 98 वोल्ट्स मान लो मैंने ले लिया, तो इधर आ जाएगा 88 वोल्ट्स, है ना। ऐसे ऐसे पूरा आइडियल बैटरी का केस ये होता है सिंपली, है ना। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस में कैसे करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के केस में देखो, ये है रेजिस्टेंस। अब देखो सिंपल, ये रेजिस्टेंस सिंबल है। अगर मैंने कहा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि ये साइड है हाई पोटेंशियल एंड ये साइड है लो पोटेंशियल। मतलब ये रजिस्टर इसके इस साइड वाला हाई पोटेंशियल है एंड इस साइड वाला लो पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों भाई? सिंपल सी बात है भाई, जो सिंपल अभी मैंने वो वाला वाटरफॉल वाला एग्जांपल बताया था ना, कि कोई भी चीज हाई, मतलब वो हाई एकदम हाइट पे होगी, वो नीचे आना चाहेगी एंड बहुत तेजी से, ऑब्वियस बात है। एंड उसी हिसाब से कोई भी हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल सिंपली मीन्स की हाई एनर्जी, एंड हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट काफी है, बट सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से कोई भी चीज लो पोटेंशियल पे आने की कोशिश करती है, सो दैट उसको मतलब एक पाथ मिले, एक प्रॉपर वे मिले। अब यानी कि रेजिस्टेंस में ऑलवेज HP टू LP यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, है ना। एंड यानी कि जो इसके भी, यानी कि जो HP और LP के बीच में, जब मान लो ये है VA और ये है VB, यानी कि VA माइनस VB इक्वल्स टू डेल्टा V। डेल्टा V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? जो भी इससे करंट फ्लो कर रहा है, इससे करंट मान लो I फ्लो कर रहा है एंड इसका रेजिस्टेंस R है, R, तो बेसिकली ये होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I इंटू आर। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि जितना करंट उसे पास कर रहा है इन टू एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी वो रेजिस्टेंस है। सिंपल एज दैट। अब अब बात आती है, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस, है ना। देखो अगर ये तो इजी पार्ट था, है ना, डन हो गया फिलहाल। अब देखो, अब लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस इसी बेसिस पे, ये रेजिस्टेंस वाले पे ही कुछ क्वेश्चंस इजी इजी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो देखो, मान लो की बात, क्वेश्चन है कि करंट ऐसे, मतलब ये रेजिस्टेंस दिया है कितने ओम का, आर इक्वल्स टू 10 ओम। आर इक्वल्स टू 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। ये साइड दी है 40 वोल्ट्स, ये साइड दी है 0 वोल्ट्स। ओके। अब मैंने पूछा
कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड करंट की वैल्यू क्या होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि हाई पोटेंशियल साइड कौन सी है। हाई पोटेंशियल साइड दिख रहा है साफ साफ कि ये हमारा एचपी है एंड ये हमारा एलपी है, लो पोटेंशियल। ठीक है, अब यानी कि डेल्टा वी हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इज 40 वोल्ट्स माइनस 0 वोल्ट्स इक्वल्स टू 40 वोल्ट्स। ठीक, अब डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट ऐसे ही क्यों फ्लो कर रहा है, वो भी क्योंकि एचपी टू एलपी फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा, सिंपल सी डायरेक्शन ही पता चल गई। यानी कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 40 वोल्ट्स इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब आर की वैल्यू 10 ओम गिवन है, यानी कि 40 वोल्ट्स इक्वल्स टू आई इंटू 10, यानी कि आई इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। और किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर सिंपली, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि हमें सब मतलब अगर इतना सा पार्ट दे दिया जाए ओवरऑल, या तो अगर हो सकता है या तो ऐसे भी दे सकते थे प्रॉपर बैटरी लगा के, है ना, कि ऐसे सिमिलर सा क्वेश्चन है ना, ये है ना, ये प्लस ये माइनस, ये 40 वोल्ट की बैटरी, ये 10 ओम, सेम ही क्वेश्चन है। बस क्या फर्क है इसमें कि अगर इसमें मैं इस साइड को अगर मान लूं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, बैटरी का इस चैप्टर में जितना भी सर्किट एनालिसिस का पार्ट है, इसमें मेनली पोटेंशियल का ज्यादा काम नहीं, इसमें मेनली हमारा गेम है पोटेंशियल डिफरेंस का। वो भी अभी एक दो एग्जांपल समझा दूंगा कैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन थिंग, पोटेंशियल नहीं इस चैप्टर में, है ना। तो अब देखो, जैसे अगर मैंने इस साइड कंसिडर कर लिया 0 वोल्ट, तो इस साइड आ जाएगा 40 वोल्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये लो पोटेंशियल साइड है, हाई पोटेंशियल साइड है, एंड इस साइड भी आ जाएगा 40 वोल्ट एंड इस साइड भी आ जाएगा 0 वोल्ट, है ना। तो वही सेम सेम क्वेश्चन बन गया, बस इधर मैंने बैटरी नहीं बनाई है, इधर बैटरी बना के बता दी, वही सेम चीज है, नथिंग एल्स। ओवरऑल बस ऐसे करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, करंट हमेशा रेजिस्टेंस से मैंने बताया कैसे फ्लो करता है कि ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रेजिस्टेंस में, लेकिन बैटरी में थोड़ा एक केस अलग होता है, वो बता दूंगा कि बैटरी में हमेशा ऐसा नहीं होता है। बाकी तो उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही, बाकी मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना। देखो एक और क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। क्वेश्चन है ये आर की वैल्यू है मान लो आर इक्वल्स टू 7 ओम, और इस साइड है ये ये है 49 वोल्ट्स और ये है 14 वोल्ट्स। ठीक है, ठीक है, यस। अब हमको फाइंड करना है करंट किधर से फ्लो करेगा और कितना फ्लो करेगा। तो सिंपली अगेन, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, सिंपली ऐसे पता चल गया। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना, 49 माइनस 14, 49 माइनस 14 इक्वल्स टू 35 वोल्ट, 35 वोल्ट ये किसके बराबर होना चाहिए, आई इंटू आर के प्रोडक्ट, आर कितना है इंटू 7, आई कितना आ जाएगा 35/7 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, सिंपल। ठीक है, मेनली कोशिश ये करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को जितना ओरली करके हो सके, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल पार्ट है। अभी जब सीरीज पैरेलल एंड जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, उसमें भी अगर ओरली करना सीख गए तो ये पार्ट सर्किट एनालिसिस का ऑलमोस्ट फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। अब देखो एक दो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम मतलब ट्राई करता है कि एकदम ओरली करने की कोशिश करता हूँ, है ना। लेट्स सी, क्वेश्चन है क्या कि इधर है ये 50 वोल्ट्स प्लस 50 और ये है माइनस 10 वोल्ट्स, और ये कितना दिया है, ये है 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल से, अब ओरली अगर मुझे करना है तो मैं इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करूंगा। मतलब एज ए स्टूडेंट देखना मुझको, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, अच्छा करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा यूं, ऐसे आई होगा, आई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 50 और माइनस 10 इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 60 ओवरऑल, क्योंकि 60 वोल्ट का डिफरेंस और 60 वोल्ट का डिफरेंस डिवाइड बाई 10, 60 आ जाएगा 6 एम्पियर, डायरेक्ट खत्म, सिंपल। तो इस वजह से मतलब अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ानी है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें मतलब बेसिकली वही करना है कि अपना प्रैक्टिस लेवल इतना होना चाहिए कि हाँ देखते ही पता चल जाए कि करना क्या है, कैसे होना, किधर डायरेक्शन होगा, कितना करंट होगा, सिंपल, सिंपल एज दैट। बाकी एक दो क्वेश्चंस और मैं दे देता हूँ, ये मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर,
है ना। जैसे कि लेट्स से ये दे दिया मैंने 70 वोल्ट्स, है ना। ये दे दिया मैंने 10 ओम, और मैंने दे दिया करंट आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अब मुझे बताना कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, कर लोगे, है ना। ये क्वेश्चन एक ट्राई मार के देखना, बाकी नहीं होगा तो आई टेल, है ना। एंड एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ये 8 ओम, इधर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट, चलो करंट ही बताने वाला पूछ लेता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। इधर मान लो है V इक्वल्स टू 80 वोल्ट्स, ठीक है। इधर है V इक्वल्स टू 64 वोल्ट्स। तो अब बताना है कि करंट डायरेक्शन क्या होगी एंड करंट क्या मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा सिंपली। ये दो क्वेश्चन है, दीज आर बोथ आर होमवर्क। मतलब कमेंट सेक्शन में पर्सनली जैसे बताना चाहो मेरे को आंसर कर देना सिंपली, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना पार्ट सर्किट एनालिसिस का सिंपल सिंपल डन है। हाँ, तो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। यानी कि मैंने पूरे एक ऐसा सर्किट बना दिया है जिसमें मैंने ये 4 बैटरीज लगा दी हैं कुछ ऐसे, एंड तीन रेजिस्टर्स लगा दिए, 10 के 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी, 80 वोल्ट की बैटरी। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, पर्सनल मतलब अगर इसको देखो तो सोचने को तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इधर 30 वोल्ट डिफरेंस है, ये 80 वोल्ट डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ के बीच में 80 वोल्ट डिफरेंस है। फिर यानी कि यहाँ पर भी अगर ये 80 वोल्ट है, क्योंकि हम ये वायर को आइडियल मानते हैं। वायर आइडियल मतलब वायर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि वायर जब तक कंटिन्यू रहेगी बिना रेजिस्टेंस मिले तब तक उसका सेम वोल्टेज रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 80 वोल्ट ज्यादा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी 80 वोल्ट वैसे ही सेम ही रहेगा उतना ही। एंड यहाँ 30 वोल्ट ज्यादा है, यानी कि यहाँ इसके बीच में 50 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, एंड इसके बीच में 60 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, एंड इसके बीच में 70 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। बट इसको एक बार उस तरीके से करके बता देता हूँ, ये तो मैंने ओवरली करके बता दिया, तो उसके बाद तो भाई सिंपल है। बट इसको अगर देखो, इसमें सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, सिंपली एक काम करो, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मान लो 0 वोल्ट। क्यों मान लो 0 वोल्ट, पता चलेगा भी। मैंने 0 वोल्ट माना है, अब इससे क्या फायदा होगा, ये तार सेम है तो पोटेंशियल सेम, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, फाइन। ये अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, यानी कि ये 80 वोल्ट होगा, ये 80 वोल्ट है, ठीक है। ये 80 वोल्ट तो ये भी 80 वोल्ट, ये भी 80 वोल्ट, एंड ये भी 80 वोल्ट, सिंपल, ठीक। अब ये 0 वोल्ट है, इधर 10 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट, ठीक। अब पूछा गया है तीनों रेजिस्टर से करंट बताना है। अब इसमें कैसे करंट आएगा, 80 - 10, देखो डायरेक्ट, अगर देखो क्या होता है, हाई पोटेंशियल V ऑफ ए मतलब हाई पोटेंशियल मान के चलते हैं, V B इक्वल्स टू IR होता है, राइट। और I अगर फाइंड कर रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे, VA माइनस VB अपॉन R, या तो इसको ऐसे लिख दो, V ज्यादा माइनस V कम अपॉन R, ठीक है। तो V हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हाई। ये सिंपली अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना विद प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। फिर डायरेक्ट देख के बता दोगे। अच्छा, फिर तो क्या करें, तो इसमें क्या करेंगे, 80 - 10 70, 70/10 7 एम्पियर, डायरेक्शन ये रही, आई बराबर 7 एम्पियर। फिर 80 - 20 60, 60/10, ये आई बराबर आ गया कितना, 6 एम्पियर। एंड इधर 80 - 30, ये आ गया आई बराबर 5 एम्पियर, दैट इज इट, इजी। अब पूछोगे कि भैया ये बताओ किधर 0 वोल्ट क्यों माना, क्या केवल ये 0 वोल्ट मान के ऐसा आंसर आ सकता है, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पूछा भैया कैसे, मैंने कहा सिंपली, मैंने वही कहा कि जो सर्किट एनालिसिस का पार्ट है इसमें मेन चीज हमारा है करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मतलब है करंट और
इससे रेजिस्टेंस से मतलब पोटेंशियल से कुछ मतलब खास नहीं है। क्यों? अभी बताता हूँ देखो। अब मान लो मैंने इधर 0 वोल्ट नहीं माना, मैंने थोड़ा सोच लेता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगा के इधर मान लेता हूँ 20 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट होगा, ये भी 20 वोल्ट होगा, ये भी 20 वोल्ट होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इनका सेम रहेगा। अगर ये 20 वोल्ट है तो 20 प्लस 80 ये 100 वोल्ट होगा, है ना? एक सेकेंड। ये होगा 100 वोल्ट्स, ये होगा 100 वोल्ट्स, ये होगा 100 वोल्ट्स, एंड ये भी होगा 100 वोल्ट सिंपली। एंड ये अगर 20 है तो 20 + 10 ये होगा 30 वोल्ट्स। ठीक है, ये 30, ये कितना हो जाएगा? 20 + 20 40 वोल्ट्स, और ये 20 + 30 50 वोल्ट्स सिंपली। अब देखो, अब वापस से इसमें करंट कैलकुलेट करो। 100 - 30 आया 70, अपॉन 10 आया करंट 7 एम्बियर, सेम ही आया। इसमें भी 100 वोल्ट - 40 वोल्ट 60 वोल्ट्स, 60 वोल्ट्स अपॉन 10 ओम इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 6 एम्पियर। 100 - 50 50 50 बाई 10 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, सिंपल। तो बेसिकली मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी बताया ना, कि जो इस चैप्टर में मेनली पोटेंशियल का बहुत ज्यादा काम नहीं, अनटिल अनलेस पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन हो, कि मैंने पहले से बता दिया कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 20 वोल्ट है, फिर अगर कुछ पूछ ले कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तब तुमको सोचना पड़ेगा। ना अगर मेनली करंट, रेजिस्टेंस और बैटरी का केस गिवन है, तो तुमको पोटेंशियल अपने आप अज्यूम कर लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। हमेशा क्यों करेक्ट आंसर आएगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन रहेगा ना। यहाँ मेन गेम पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का नहीं। इस वजह से यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन रहा। हम हर जगह हर जगह हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन रहा। 100 - 30 70 रहा, इधर देखो 60 रहा, इधर देखो 50 रहा, जैसे पहले वाले केस में था। बस इस वजह से ही जो होता है कि हम पोटेंशियल चाहे कुछ भी माने, अगर ये तीन मतलब ये वाली वैल्यूज जो होती हैं हमेशा ये चेंज नहीं होती, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंसेस में। अब और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें मैंने वही सेम सेम टाइप का है, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, लेकिन इसमें वही मैंने मान लिया कि सारे के सारे 10 ओम वाले ही हैं। कैलकुलेशन सिंपल रखोगे फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना कैलकुलेशन, जब अगर पहले सिंपल थी। अब मैंने इधर 120 वोल्ट की बैटरी इधर लगा दी है, 30 वोल्ट की बैटरी, 40 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी एंड 20 वोल्ट की बैटरी। इसके बाद आपको करंट बताना है हर एक रेजिस्टेंस, हर एक रजिस्टर के थ्रू, बस दैट इज इट। उसके बाद विल सी आगे। हाँ, अब ये देखो, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अब से मैंने इसमें पोटेंशियल पूछ लिया। अब कहोगे भैया अभी तो आप कह रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का ही गेम होता है, इसमें तो पोटेंशियल कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा यार इस बात तो सही बात है, लेकिन वही मैंने कहा था नहीं, अगर कहीं दे दिया किसी भी एक जगह का पोटेंशियल गिवन है, तो आपको फिर पोटेंशियल्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पूछोगे भाई कहाँ पोटेंशियल गिवन है, किस चीज़ का? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, ये तो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस 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 है, ये कुछ अलग सा दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो अलग से दिख रहा है दिस इज अर्थिंग। अर्थिंग यानी वी अज्यूम दैट कि जो भी मतलब अर्थ से अगर कोई भी मतलब वो सर्किट कनेक्टेड है तो उस पॉइंट को 0 वोल्ट, ये अजम्पशंस पता होने चाहिए कि अगर अर्थिंग है तो मेरा वोल्ट कौन सा मेरे को कंसिडर करना है, 0 ही वोल्ट मानना है अर्थिंग के केस में, 0 वोल्ट। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो मैंने क्या बताया, अगर वायर सेम तो पोटेंशियल सेम 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वायर वायर सेम है बट रेजिस्टेंस है तो हम ये काम नहीं कर सकते। देखो 0 वोल्ट है, अब ये चीज जो है इधर 100 वोल्ट होगी, 100 वोल्ट, ये चीज यहाँ पर भी 100 वोल्ट है ना, ये क्योंकि ये 0 है यानी कि ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट। और कि ये बैटरी का कह रही है कि इस साइड कम होना चाहिए, इस साइड 100 ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इधर 100 होगा, अगर इधर 100 है तो क्योंकि अगर ये सेम वायर है तो ये भी 100 है। अब 10 एम्पियर इस करंट में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का कुछ ऐसे, यानी कि करंट जा रहा है 5 ओम के रेजिस्टर के थ्रू ऐसे। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर करंट किसी भी रजिस्टर के थ्रू कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन से आ रहा है वो हाई पोटेंशियल है, जिस डायरेक्शन को जा रहा है वो लो पोटेंशियल है। ठीक है,
फिर यहाँ से यहाँ भी तो जा रहा है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है, ये फिर से उससे भी लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये उससे भी सबसे लो पोटेंशियल है। अब ये 100 वोल्ट, क्योंकि ये तार सेम है, तो ये भी 100 वोल्ट सिंपली। अब ये देखो, अब पूछा क्या है, पोटेंशियल एट ए एंड बी पूछा, यानी इसका पोटेंशियल पूछा, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। अब पोटेंशियल एट वी, अब हमको क्या पता है, हमें सिर्फ वही फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ वाला, डेल्टा वी बराबर आई आर। अब ए वाले केस के लिए निकालते हैं, तो 100 माइनस वी एट ए इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो कर रहा है 10, और इनमें इसका वो कितना है आर 5, ठीक। तो 100 माइनस वी ए इक्वल्स टू 50, तो इवेंचुअली वी ए पोटेंशियल एट ए की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 50, यानी कि 50 वोल्ट्स, यानी कि ये हमारा आ गया 50 वोल्ट के बराबर। ओके, फिर यहाँ का पूछा है, फिर से वही सेम चीज, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, है ना। डेल्टा वी कितना है इस बार 50 वोल्ट, हमें पहले से पता चल गया 50 वोल्ट ये है, माइनस वी एट बी, वी बी आई 10 एम्पियर फॉलो कर रहा है, एंड रेजिस्टेंस कितना बीच में बढ़ रहा है 3 एम्पियर का। ओके, 50 माइनस वी बी इक्वल्स टू 30, है ना। वी बी फिर कितना आ जाएगा 50 माइनस 30, यानी कि 20 वोल्ट्स, है ना, यानी कि ये कितना आ गया 20 वोल्ट्स। अब ये देखो, इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 20 वोल्ट सही है या ना नहीं, क्यों? क्योंकि 20 माइनस 0 अपॉन 2 10 आ रहा है, ये सिर्फ 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मैंने इधर पोटेंशियल दोनों जगह सही लिखे हैं, 50 वोल्ट्स एंड 20 वोल्ट्स। अब देखो, इसको मतलब डायरेक्ट अगर ओरली भी करना चाहो, तो अगर ओरली करना चाहो तो सिंपली देखो, सिंपली मुझे पता है ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट है, तो ये 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट है ये, एंड ये 5 ओम के थ्रू करंट पास कर रहा है 10 एम्पियर का। तो इसमें यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल कितना हो, कितना घटेगा 10 इंटू 5 घटेगा, 10 इंटू 5 बोले तो 50, 100 माइनस 50 50, ओके 50 है। अब इधर इसमें भी जो 10 एम्पियर वाला ही करंट, क्योंकि वायर तो एक ही है, तो 10 एम्पियर वाला करंट इधर फ्लो करेगा 10। अब इधर इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा 10 इंटू 3, यानी कि 30 30, यानी 50 माइनस 30 20 20, फिर उसके बाद 10 इंटू 20 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अगर ओरली भी करना चाहिए तो ये ओरली भी हो सकता है, बट मैंने पहले करके दिखा दिया। इन केस, क्योंकि मे भी शुरुआत में ये चीज़ें स्लो पेस पे जितना रहे उतना बेटर होता है, बाद में आप पेस अप कर सकते हैं, दैट इज बेटर। शुरुआत में आपके क्वेश्चंस थोड़े लाइट मोड के हों, जिससे अच्छा हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था एंड समझ में आया, वो ज़्यादा बेटर होता है। एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि मैं पहले एकदम हाई लेवल क्वेश्चन पे ऐसा नहीं पूछा जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल करके बढ़ाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो देखो ये एक और होमवर्क क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे, इसमें देखो क्या बताया, पोटेंशियल मैंने खुद से गिवन कर दिया है कि ये 100 वोल्ट का, ए पॉइंट जो है वो 100 वोल्ट पे। अब पूछा क्या, फाइंड पोटेंशियल एट बी, यानी कि इस पॉइंट में पोटेंशियल पूछा है, एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, एंड ईच रेजिस्टर के थ्रू करंट पूछा है। सारे 10 ओम 10 ओम 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, ये 20 वोल्ट की बैटरी 40 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की 30 वोल्ट की, एंड ये ओवरऑल 80 वोल्ट की। अब उसके बाद आगे जो एनालिसिस अभी सिखाया है कि किधर अगर 100 है किधर फिर उससे कम रहेगा, एंड देन उसके बाद क्या करना रहेगा ओवरऑल, मतलब बेसिकली करंट वगैरह कैसे निकालना है, इसके पहले होमवर्क वाले में भी दे चुका हूँ, सिंपल पोटेंशियल कैसे निकालना है वो सिंपल निकल आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड बाद में बताना कि कितना हो पाया, अगर कोई डाउट है तो वो भी बता देना कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हुई, ये नहीं हो पाया, ठीक है चलो। हाँ, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो सिंपली इसमें 10 ओम के 4 रजिस्टर्स ऐसे लगे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 40 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी, सिंपली। अब सेम वही अपना फंडा लगाना है कि मान लेते हैं यहाँ 0 वोल्ट है, क्यों, मैंने वही बताया ना, कुछ भी मानोगे आराम से आ जाएगा, बट 0 मानोगे यार तो सिंपल रहेगी कैलकुलेशन, है ना, क्यों फालतू में कैलकुलेशन के उसमें फंसना ट्रैप में। तो अगर 0 मान ले, चलो इधर 0 वोल्ट माना, तो ये भी 0, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये कनेक्टिंग वायर 0 ही रहेगा, ये भी 0 ये भी 0 वोल्ट, ओके ठीक, चलो इतना समझ में आ गया। अब ये 0 वोल्ट है ना, और ये 40 वोल्ट है, और नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड है, पॉजिटिव पोटेंशियल इस साइड है, यानी कि ये बड़ा पोटेंशियल, यानी 0 वोल्ट प्लस 40, यानी कि ये है 40 वोल्ट्स, यानी कि ये भी 40 वोल्ट्स है ना, ये भी 40 वोल्ट्स हुआ एंड ये भी 40 वोल्ट्स हुआ, सिंपल, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि अब यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, चलो यहाँ तो निकाल लिए, अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, देखो
यहाँ पे ये नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो, यानी कि ऊपर 10 प्लस होना चाहिए, 10 वोल्ट ज्यादा, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल साइड। अब इधर देखो, ये देखो यहाँ बैटरी उल्टी कर दी, यहाँ पर गेम ये कर दी कि बैटरी उल्टी कर दी। अब इसमें करना है क्या, हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, तो ये 0 वोल्ट वाला हाई पोटेंशियल है, एंड ये लो पोटेंशियल है, कितना लो पोटेंशियल है, 20 वोल्ट लो पोटेंशियल है, तो सिंपली इधर क्या मानेंगे, -20 वोल्ट, सिंपल। 0 से 20 कम, क्योंकि हाई तो ये है ना, हमको ये वाला हाई रखना है क्योंकि हाई पोटेंशियल इस साइड है। वैसे ही सेम सिमिलरली हाई पोटेंशियल जब इस साइड है तो हमको यहाँ पे 10 वोल्ट इधर कम रखना है, यानी कि ये कितना हो गया, -10 वोल्ट। एंड यहाँ पर फिर से यहाँ पर लो पोटेंशियल इस साइड, हाई यानी पोटेंशियल का ध्यान रखना है कि कौन सा टर्मिनल कौन से किधर से किस साइड है, तो 0 वोल्ट, एंड इस साइड आ जाएगा 30 वोल्ट। ठीक, अब आज तो सिंपल है। अब हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू देखो, ओरली करना चाहो तो 40 - 10/10, 40 - 10 इज 30, 30/10 इज यहाँ से 3 एम्पियर। ठीक, 40 -20 यानी कि 60, सिंपली 60/10 यानी कि यहां से आएगा 6 एम्पियर। ठीक है, 40 -10 यानी कि 40 + 10, बेसिकली ये चीज, ये अगर लिख रहे हैं ये वाली चीज जो है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि 40 तुमने -10 डायरेक्ट कर दिया, ना ना ना, इधर ये चीज है ना कि वी ए कितना है, वी ए - वी बी अपॉन आर इक्वल्स टू आई, है ना, वी ए कितना है 40 वोल्ट, माइनस वीबी कितना है -10 वोल्ट, ठीक है, अपॉन आर कितना है 10 ओम, है ना, तो आई कैसे आ जाएगा 40, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 + 10/10 इक्वल्स टू 50/10 इक्वल्स टू 5, वो आ जाएगा क्या इसमें करंट 5 एम्पियर, सिंपली, है ना। तो ये चीज थी, मैंने क्यों प्लस किया ये इसलिए कंफ्यूज रहा, मैंने इसको डिटेल में लिख के बता दिया। अब इसमें भी देखो 40 - 30 आ जाएगा 10, 10/10 इज 1 एम्पियर, सिंपली, बस। तो बेसिकली धीरे विद प्रैक्टिस धीरे धीरे ओरली करने का वो बना लो, क्योंकि अगर इसके सवाल ओरल हो गए ना, फिजिक्स के पेपर में टाइम बचेगा, जेन्युइन है, फिजिक्स के पेपर में बहुत टाइम बचेगा। अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट का क्वेश्चन मान के चलो आता ही आता है, या अब वो तो अभी चलो ईएमएफ पे आ जाए, पावर बेस्ड आ जाए, ब्राइटनेस वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो आगे करेंगे अभी फिलहाल। बट अगर इसके क्वेश्चंस अगर इस लेवल पे कर लोगे ना तो बोर्ड वाले इजी लगेंगे, सिंपली, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी टफ वगैरह भी कराऊंगा, वाले भी अच्छे हैं टफ वगैरह, तो अभी मैंने उसमें देखे थे कि इसमें CFQs में, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, एक दो तो बहुत अच्छे जेन्युइन मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन जेन्युइन अच्छे थे। इवन मुझे भी उसमें डाउट हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी रीचेक करना पड़ा था। ओवरऑल हाँ, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देख लो, समझ लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ देखो एक और ऐसा क्वेश्चन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड करना है, बट इसमें कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, देखना। देखो फिर से वही चीज, मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट को मान लेता हूँ 0 वोल्ट, किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मूड पे डिपेंड करता है। मैं जनरली उस साइड माना करूँ ना जिस साइड मतलब बैटरीज वगैरह से इनके नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो तो फायदा रहता है, ताकि हमारा पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है, मतलब जनरली ये तो विद प्रैक्टिस चीजें बढ़ जाती हैं। अब मान लो मैंने इसको मान लिया 0 वोल्ट, ओके, अब ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल इस साइड है, ये 30 वोल्ट है तो ये 80 वोल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल इस साइड है। ठीक है, ये 0 वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि हाई पोटेंशियल इस साइड है। देन उसके बाद ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि सेम कनेक्टिंग वायर है, ये भी 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 80 - 0 यानी कि 80/30, सिंपली 80/30, है ना। तो कितना आ जाएगा करंट इसमें, 80/30 यानी कि इसमें आ जाएगा 80/30 यानी कि 8/3 एम्पियर, सिंपली, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये 30 ओम था तो इधर ही आ जाएगा 8/3 एम्पियर। ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हाँ, अब 20 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, 20 - 0/20, 1 ओम, वो सॉरी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा, सिंपल। ठीक है, अब
0 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट अपॉन 10 है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम का जो रेजिस्टर है उसके इस साइड भी 0 वोल्ट है, इस साइड भी 0 वोल्ट है। लेकिन मैंने तो क्या कहा था, मैंने तो ये कहा था ना कि एक साइड हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक साइड लो पोटेंशियल होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। इस साइड तो दोनों ही सेम पोटेंशियल है, तो ये केस है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट में बेसिकली होगा क्या, इससे कोई करंट पास ही नहीं करेगा, इससे कोई करंट पास ही नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, ऐसे सोचो। इधर से आ रहा है 1 एम्पियर का करंट, इस पॉइंट पे, ये जंक्शन है, ये जंक्शन दिख रहा है, इस पॉइंट पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, एंड इस पॉइंट से एंड यहाँ से 8/3 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद इन दोनों, ये जो करंट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है करंट, क्योंकि लूप में ही घूमते रहते हैं, इस वजह से अब ये दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे यहाँ के, ठीक है। 1 एम्पियर प्लस 8/3 तो 11/3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब 11/3 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं जाने के, या तो ये या तो ये। अब तुम खुद सोचो, कोई भी करंट, सिंपली अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक खाली रोड है जहाँ पे तुम आराम से मस्त बाइक वाइक चला के जा सकते हो, और एक एकदम क्राउडेड रोड है, ऑप्शन दोनों है तुम्हारे पास, तो तुम कौन सा मतलब प्रेफर करोगे? सिंपली वही जो भाई खाली रोड है, मैं सिंपल चला जाऊंगा, पता क्यों मैं क्राउडेड जगह पे जाऊं। सिंपली वही है कि करंट को अगर एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जहां पर वो मतलब बिना रेजिस्टेंस के आराम से फ्रीली फ्लो कर सकता है, तो वहां से जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा ही नहीं, इसलिए करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं। सिंपली यहाँ से जो करंट है उसको हम कहेंगे 0 एम्पियर, एंड ये केस होता है शॉर्ट सर्किट का, यानी हम ये कहेंगे कि जो 10 ओम है ये शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है। शॉर्ट सर्किट यानी कि इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ड्यू टू इसके जिसके जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ही नहीं मेंटेन हो पाए, दोनों साइड ही सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, तो कोई हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो सीधी बात है, इसमें ये इससे कोई करंट नहीं पास करेगा। जब कोई करंट नहीं पास करेगा तो इस केस को, यानी कि इसके अक्रॉस शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो, यानी कि इसमें आप कोई करंट नहीं पास, यानी कि इसको रखो या ना रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये है कि अब इसको चाहे डायग्राम में रखो या हटा दो, लो मैंने हटा दिया। ऐसे ही देखो, हटा दिया, है ना। ये देखो मैंने हटा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, तब भी वही सेम चीज़ है, इधर से करना जब लोग चला जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है शॉर्ट सर्किट, बस यही चीज़ होती है कि अगर सेम सेम पोटेंशियल दोनों साइड आ जाए तो उसको मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट, एंड उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है, मतलब सर्किट भाई, कि भाई उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहा सर्किट में कि उसका कोई काम है, बस इतना मीनिंग होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो देखो अब ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। एम मीटर क्या काम करता था, करंट मेजर करता था। एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे। एम मीटर का आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता था, है ना, ये सब मानते थे ना। तो अगर आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है तो हम इसको एक वायर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, समझ में आया? ये मतलब अगर क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस ही जीरो है, यानी कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, सिंपल सी बात है, मतलब इन दोनों में वो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा। एक वायर की, सिंपल वायर की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं सिंपली। अब देखो फिर से वही अज्यूम कर लो, कहीं पे भी जीरो जीरो वोल्ट अज्यूम कर लो, हो जाएगा। कहाँ पे करते हैं, लेट्स डू हेयर, ठीक है, 0 वोल्ट। अब मैंने क्यों बताया ना, एम मीटर का एम मीटर अगर आइडियल एम मीटर है तो इसका जीरो रेजिस्टेंस, अगर जीरो रेजिस्टेंस है हम इसके अक्रॉस मतलब पोटेंशियल इसको एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट, 0 वोल्ट यहाँ पर कितना आएगा, 20 वोल्ट, क्योंकि इधर ऊपर हाई पोटेंशियल, इधर कितना आएगा 30 वोल्ट, इधर कितना आएगा 80 वोल्ट, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ 0 वोल्ट आएगा, यहाँ भी, और यहाँ कितना आ जाएगा 40। यस, ओके, ग्रेट। अब देखो होगा क्या इसमें, देखो अब ओरली करके बता रहा हूँ, मैंने काफी बार लिख के बता दिया, है ना। अगर फिर भी डाउट आए तो मुझे बता देना, फिर मैं ओरली बता देता हूँ। 80 - 40, 80 - 40/10, यानी 40/10 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, इससे जाएगा 4 एम्पियर। फिर 40 - 20, 40 - 20, 20 इससे जाएगा 20/10 कितना, सॉरी 2 एम्पियर, राइट, यहाँ से जाएगा 2 एम्पियर, ओके। और 40 - 0/10, यानी कि 40/10 यानी कि 4 एम्पियर इधर, सिंपली। अब देखो
हमने सारे रेजिस्टर्स तो 3 ही थे, उनसे तो निकाल लिए, लेकिन पूछा क्या इसमें, पूछा ये थोड़ी है कि रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमको बता दो कि कितना करंट जा रहा है। इसमें पूछा एमीटर की रीडिंग कितनी, भैया एमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो वो सिंपल है। सिंपल क्या है, जो करंट है ना वो लूप में घूमते रहता है। मतलब अगर उसको जंक्शन मिलेगा और उसको, अगर जैसे मैंने बताया था ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, तो ऐड होकर 5 एम्पियर का करंट आगे आगे जाएगा, है ना? वही चीज है। अब देखो, यहां से क्या हुआ, 4 एम्पियर का करंट आया, ओके। यहां से 2 एम्पियर का करंट चला गया, एंड यहां से 4 एम्पियर का करंट गया। यानी कि कहीं ना कहीं यहां से यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस जंक्शन को देखो ओवरऑल, इस जंक्शन पे क्या क्या हो रहा है। 4 एम्पियर का करंट आया, 4 एम्पियर का करंट गया, 2 एम्पियर का करंट गया। यानी कि ओवरऑल इसमें 2 एम्पियर का करंट आया होगा ना कहीं से तो आया ही होगा, तभी तो यहाँ गया है। वरना कैसे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, करंट अपने आप, मैं आ गया भाई एकदम इनविजिबल था मैं तो एकदम से आ गया, ना ना ऐसा नहीं होता है भाई। कहीं ना कहीं से तो करंट, क्योंकि एक लूप होता है, लूप में करंट से वो होते रहते, घूमते रहते हैं, तो कहीं से ना कहीं से। अब इस पॉइंट पे अब सब देखो, 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर गया, 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर गया, एकदम सेट है। अगर इधर 2 एम्पियर आया तो इधर भी 2 एम्पियर ही होगा, यानी कि इधर भी 2 एम्पियर ही होगा, यानी कि इधर भी 2 एम्पियर ही होगा। यानी कि एम मीटर की रीडिंग इज 2 एम्पियर, सिंपली ऐसे करते हैं। बेसिकली करा क्या, इधर जंक्शन को मैंने तो वो मान लिया ना कि जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सिंपल सी बात है, जैसे कि जो हम लोग मानते हैं ना, वो क्या है, चौराहा, रोड हो ना ये, जितनी कार्स इस जगह से आएंगी, अगर मान लो इधर से कोई कार आ रही है, ऐसे 2 पहिया, 4 पहिया, ये मस्त कार, ठीक है ना, वो आ रही है यहाँ, तो ये अनोखी थोड़ी रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, इधर इधर इधर। वही सेम चीज है, करंट अगर इधर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, रुका थोड़ी, मैं अब नहीं जा रखा हूँ, ऐसा सिस्टम नहीं होता, सिंपल। ठीक है, करंट जाएगा, करंट मस्त कह रहा है मैं तो घूमूंगा, ये मेरी मर्जी है, आपको कोई लेने देने। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मतलब चौराहा तो कार अगर यहाँ जंक्शन में थोड़ी रुक जाएगी, भीड़ भीड़ लग जाएगी, मार पड़ेगी इस कार वाले को, तो है ना, ये सिस्टम नहीं है ना। इसी वजह से जंक्शन पे करंट इकट्ठा नहीं होता है, इधर इधर फैल जाता है। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, वापस एक बार बता देता हूँ। यहाँ क्या हुआ, 80 - 40 4 एम्पियर करंट आया, 40 - 20 2 एम्पियर करंट आया, नीचे की तरफ, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। 40 - 0 4 एम्पियर करंट इधर आया। अब देखो इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट नीचे को जा रहा है, 4 एम्पियर का करंट इधर को जा रहा है। यानी कि इधर 4 आया, 2 गया, 4 गया, यानी कि 6 जा रहा है, 4 आ रहा है, और 6 जा रहा है, 6 जा रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है इधर? यानी कि 2 एम्पियर और कहीं से भी तो आ रहा होगा, तो 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। सिंपल सी बात है, अब वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, वो अब सर्किट वगैरह अपने आप ऐसे सेट होता है कि कहीं ना कहीं से तो वो 2 एम्पियर सेट हो गया, है ना। 2 एम्पियर है, यानी कि ये भी 2 एम्पियर आएगा, एंड ये भी 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यानी कि इस पार्ट से, यानी कि इस एमीटर से 2 एम्पियर का करंट पास किया होगा एंड इधर गया होगा, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे तो 4 4 एम्पियर गया है ना, यहाँ, राइट। यस। आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ, देखना। मैंने बेसिकली एरो का डायरेक्शन उल्टा मान लिया, फिर से बता देता हूँ इसको, देखो। हो जाती है भाई गलती, हमसे भी हो जाती है, इंसान है हम भी। ठीक है, देखो अब पूछा है कि एमीटर में से एमीटर की रीडिंग बतानी है, एमीटर करंट मेजर करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वही सेम चीज, यहाँ तक तो सब सही है कि 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस जंक्शन पे देखो, इस जंक्शन की बात करें, तो इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे 4 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 4 एम्पियर आया है, 2 एम्पियर गया, तो बाकी का 2 एम्पियर कहाँ गया, वो इधर जाएगा, तो बाकी का 2 एम्पियर ऐसे जाएगा। डायरेक्शन बेसिकली ऐसी होगी, 2 एम्पियर रीडिंग सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन गलत थी, बस वही सेम चीज है ना। तो 2 एम्पियर ऐसे जाएगा। अब 2 एम्पियर और 2 एम्पियर यहाँ मिल जाएगा, ये 2 एम्पियर यहाँ से आएगा, 2 एम्पियर यहाँ से आएगा, ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, एंड ये देखो 4 एम्पियर। देखा, ऐसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया।
ना प्रूफ होगा कि हाँ देखो 4 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर गया, 2 इधर चला गया, 2 इधर से आया, 4 इधर आया, ओवरऑल सर्किट बेसिकली कंप्लीट हो गया कि हाँ कौन सा करंट किधर को जा रहा है ना, बस। एंड हमें मेन आंसर चाहिए था 2 एम्पियर जो था एमीटर रीडिंग, वो हमें मिल चुकी है। एंड ये चीज आनी चाहिए कि जंक्शन पे क्या क्या गेम हो रहा है, जंक्शन पे जो आ रहा है जितना करंट, उतना करंट जाना भी चाहिए सिंपली। ये तो एक मतलब अगर अभी 12th में जाओगे तो इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं ना, KCL। उसमें यही बताया जाता है कि जितना करंट एंटर कर रहा है किसी नोड पे उतना ही करंट उससे लीव करना चाहिए, यही बस इतना ही है। लेकिन इस पे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन जाते हैं। अभी अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि वो 10th लेवल पे नहीं आने वाला। इस वजह से यहाँ पर ये चीज समझो कि जंक्शन पे सिंपली क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई इकट्ठा नहीं होगा, सिंपली इतनी सी चीज है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल, अब इसमें देखो थोड़ा सा नया सा मतलब सर्किट है। अभी ये देख के कुछ लोगों को मे भी डर लग सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है। जहाँ मतलब पहले वही वाला काम करना है जो पहले किया था। एक जगह जीरो मान लो, एक जगह 0 वोल्ट मान लो, जैसे यहाँ मैंने 0 वोल्ट मान लिया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 40 वोल्ट, क्यों? क्योंकि ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, तो या इस साइड 40 वोल्ट आ गया, ये आ गया 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ये जीरो है, एंड ये क्योंकि वायर सेम है तो ये भी 0 वोल्ट, वायर सेम तो ये भी 0 वोल्ट, ये सेम तो ये भी 0 वोल्ट। अब तो इजी, कुछ नहीं करना। 40 - 0 अपॉन 10, 4 एम्पियर, ये ऊपर जाएगा 4 एम्पियर। 40 - 0 अपॉन 10 इस साइड जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, एंड 40 - 0 अपॉन 10 इस साइड जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो, अभी ध्यान से सोचो, इस जंक्शन से 4 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस जंक्शन पे 12 एम्पियर आया होगा, है ना। ये 4 एम्पियर ऊपर जा रहा है एंड ये वाला 4 इधर जा रहा है एंड 4 नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल इधर 12 एम्पियर आया ही होगा ना कहीं से, सच दैट वो तीन जगह ऐसे तरीके से डिवाइड हो गया। इट मीन्स कंप्लीटली, अगर वैसे तो रजिस्टर का पूछा था तो ये सफिशियंट है, बट अगर पूरा एनालिसिस करें तो यस। अगर इस जंक्शन पे ध्यान से देखें तो 4 इधर गया, 4 ऊपर गया, 4 नीचे गया, तो 12 एम्पियर कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो 12 एम्पियर ऑब्वियसली इस साइड से आया होगा, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाएगा ना, बस इतना ही था इसमें। एंड अभी ऐसे मिलर सा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये ट्राई करके आंसर बता देना। एंड होपफुली देखो जिसके पास मेरा नंबर है तो वो मुझको प्रॉपर, अगर क्योंकि सर्किट डायग्राम बना के प्रॉपर भेज दोगे आंसर विद एक्सप्लेनेशन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि तब मैं मतलब बेसिकली चेक कर सकता हूँ कि हाँ अगर थोड़ी बहुत कहीं किसी की गलती हो रही तो मैं सुधार सकता हूँ। ऐसे कोई आंसर देना हो तो आंसर तो कुछ भी मतलब हो सकता है करेक्ट, बट मे भी मेथड गलत हो। जैसे कल एक एमीटर, सॉरी अभी जो एमीटर रीडिंग वाला आ रहा था उसमें 2 एम्पियर तो आ रहा था, है ना, बट मैंने डायरेक्शन गलत ले ली थी, है ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी अगर मतलब साथ में भेज सको जो आंसर लिखो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलो, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड करना है हम लोग को रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब देखो ये, इसमें 3 एमीटर लगे हैं, एक वोल्ट मीटर लगा है, 10 ओम का रेजिस्टर, 10 वोल्ट की बैटरी, 20 ओम का रेजिस्टर, 20 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट। अब देखो वापस अपने उसी मेथड से स्टार्ट करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात देखो, क्योंकि एम मीटर हम मैंने क्या बताया, एम मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है। अगर इसका आइडियल रेजिस्टेंस 0 ओम है तो हम इसको एकदम प्लेन वायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगा तो यहाँ से ऐसे करंट पास करेगा। एंड इसमें क्योंकि जीरो है तो करंट इससे पास कर जाएगा, मतलब 0 ओम इनका रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट पास कर जाएगा, जस्ट लाइक अ प्लेन वायर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो वापस से एक जगह 0 वोल्ट मान लो, काम हो जाएगा। यहाँ मान लिया 0 वोल्ट, 20 बढ़ा, इधर 20 वोल्ट, क्योंकि ये प्लेन वायर ही हम कंसिडर करेंगे, 20 वोल्ट, इधर भी 20 वोल्ट, 20 + 40 क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, 20 + 40 60 वोल्ट, 60 वोल्ट
तो ये भी 60 वोल्ट। देन उसके बाद 60 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, तो ये कितना आ जाएगा 70 वोल्ट, है ना। एंड उसके बाद क्या बचा, क्या बचा, ये 0 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है। अच्छा हाँ, तो ये एमीटर यहाँ पे भी 60 वोल्ट, क्योंकि इसको प्लेन वायर कंसिडर करेंगे। अगर ये 60 वोल्ट है तो अगर हायर पोटेंशियल इस साइड तो लो पोटेंशियल इस साइड, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 वोल्ट्स। अब देखो सिंपली, अब जो जो पूछा गया है, सबसे पहले क्या पूछा गया है, A1 की रीडिंग, A1 लिख लेते हैं। A1 की रीडिंग क्या आएगी, A1 की रीडिंग यानी इससे जो करंट पास कर रहा है, इससे करंट पास कर रहा है, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सोचो। सबसे पहले रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट फाइंड कर लिया करो, सबसे आसान, सबसे मस्त। देखो 50 - 0 अपॉन 10 5 एम्पियर ऐसे जाएगा, ठीक है, ओके। 60 - 0 अपॉन 20 3 एम्पियर ऐसे जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद 70 - 20 50 50/5 10 एम्पियर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है, यहां से 5 एम्पियर आया, अगर यहां से 5 एम्पियर आया तो ऑब्वियस सी बात है 5 एम्पियर यहां से भी आया होगा, ठीक है। 5 एम्पियर यहां से आया है, क्योंकि अब ये तो एक ही वायर है ना, तो 5 एम्पियर यहां से भी आया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 5 एम्पियर आया आया इधर गया। अब 3 एम्पियर भी इधर से आ रहा है, तो इस जंक्शन पे ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे 5 एम्पियर भी आ रहा है, 3 एम्पियर भी आ रहा है। अब तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर ऐड हो जाएंगे एंड इस साइड को जाएंगे 8 एम्पियर, ठीक है। इधर जाएगा 8 एम्पियर, 8 एम्पियर गया 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 यहाँ तक पहुंचा, 8 एम्पियर। इस जंक्शन पे देखो तो 10 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, 8 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 18 एम्पियर, है ना, 18 एम्पियर, राइट। 18 एम्पियर गया वापस, इधर ऊपर जाएगा 18 एम्पियर, इधर जाएगा 18 एम्पियर, 18 में से 5 इधर गया, है ना, और 5 इस साइड को गया, 3 साइड को गया और 10 इस साइड को गया, बस देखा। एंड ऐसे ही बस उसी हिसाब से पूरा सर्किट डिजाइन होगा। आप देखो A1 की रीडिंग क्या आ रही है, A1 से कितना करंट पास कर रहे हैं 5 एम्पियर, A2 की रीडिंग कितनी आ रही है, A2 से करंट पास कर रहा है 8 एम्पियर, A3 की रीडिंग कितनी आ रही है, A3 की रीडिंग आ रही है 18 एम्पियर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया उसकी, यानी कि इस पॉइंट पर क्या रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये प्लेन वायर है तो ये 0 वोल्ट है, ठीक है। एंड ये प्लेन वायर है, मतलब सॉरी ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये 50 वोल्ट है, यानी कि 0 वोल्ट 50 वोल्ट। और ये जो होता है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस ही मेनली वो करता है, क्या मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, 50 - 0 यानी कि 50 वोल्ट्स। एंड ये आंसर है, ऐसे आएगा सिंपली। समझ में आया ना क्वेश्चन, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको ऐसे समझना है कि सबसे पहले रेजिस्टर्स के थ्रू करंट निकाल लो एंड देन ये देखो कि जंक्शंस पे कौन सा करंट किससे कंबाइन हो रहा है, कौन सा करंट किधर को जा रहा है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कम करंट क्या कंबाइन हुआ, फिर यहाँ पर जाके ये 10 भी आया, ये 8 भी आया, तो 18 बन जाएगा, देन 18 इधर गया, उसमें से 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा। तो ओवरऑल ऐसे सर्किट बनाना सीख लो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि एम मीटर जब भी दिखे उसको कंसीडर करो प्लेन वायर, है ना, प्लेन वायर। अगर आइडियल आइडियल की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियल एमीटर, तो उसको कंसिडर करना है प्लेन वायर। रीजन क्या है, रीजन पूछे तो क्योंकि उसका 0 ओम होता है, आइडियल एमीटर का 0 ओम होता है रेजिस्टेंस। एंड आइडियल वोल्ट मीटर को हमको करना है इग्नोर, इग्नोर कर दो, मतलब क्वेश्चन में देखो ही मत ऐसा कुछ है। देन उसके अलावा क्वेश्चन वो कर लो, क्योंकि इसका वो होता है क्या, इनफाइनाइट ओम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये देखो, ये दोनों वापस से होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है रीडिंग वोल्ट मीटर बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, ए बी पॉइंट्स यानी कि इसके बीच में। एंड ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो तुमको पता है क्या करना है आइडियल वोल्ट मीटर में, ठीक है। इसमें मैंने ये 50 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पियर का करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। एंड ये 6 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है, 4 ओम इधर लगा है। एंड उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ एम मीटर। इसमें 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, 40 वोल्ट की बैटरी लगी है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये आइडियल एम मीटर लगा है, 30 ओम का रेजिस्टर है एंड 10 ओम का रेजिस्टर है। एंड इसमें अभी तुमको वही पता है कि क्या करना है, क्या कैसे अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उससे ज़्यादा सिंपल है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना है, देन उसके बाद इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हो सके तो मुझको पर्सनली सेंड कर देना।
अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। बट अब इसमें थोड़ा चेंज है, चेंज किया है कि इसमें जो वोल्ट मीटर एंड एम मीटर्स हैं वो ये नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, बट ये वाला आइडियल एमीटर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ नॉन आइडियल? क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, बट इसमें क्या गिवन है 30 ओम, ठीक है। आइडियल एम मीटर्स का क्या होता है 0 ओम, बट इसमें क्या गिवन है 3 ओम 7 ओम 5 ओम, है ना। इस वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है कि ओवरऑल वो आना चाहिए इसमें कि नॉन आइडियल केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेसिकली करना क्या होता है, सिंपल है, ये भी इसमें कुछ नया नहीं है। जब भी नॉन आइडियल एम मीटर एंड वोल्ट मीटर का केस आए तो वोल्ट मीटर को हटाओ एंड एम मीटर को हटाओ एंड एक वहां पे रेजिस्टेंस लगा दो जो लगा है, सिंपल। मतलब ये वोल्ट मीटर मैंने हटाया एंड यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये एम मीटर मैंने हटाया, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम का ही। यहाँ पे ये मैंने हटाया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया एंड यहाँ पे ये मैंने हटाया एंड यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया एंड ये तो आइडियल एमीटर है तो उसका टेंशन नहीं। अब वही सेम सवाल बाकी इसमें कुछ नया नई चीज जो है वो है सीरीज। देखो सीरीज पैरेलल अभी जस्ट मैंने नहीं पढ़ा है, बस अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। बट सीरीज में इतना होता है कि जो भी मतलब ये रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते थे तो उन दोनों को ऐड कर देते थे। ओवरऑल ये कितना है 5, ये कितना है 10 एंड ये कितना है 6 ओम्स, ठीक है। अब देखो वापस से इसमें अज्यूम कर लो, मतलब एक साइड कोई भी पोटेंशियल मान लो। देखो इसके इस साइड 0 वोल्ट मान लेते हैं, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ताकि इस साइड 60 वोल्ट आएगा, ये आएगा 60 वोल्ट, ये आ गया 60 वोल्ट, ये 60, ये 60, ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, ठीक है। एंड ये क्या है 0 वोल्ट, क्योंकि ये सेम वायर है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अब क्या करना, तो सिंपल काम है, 60 माइनस 0, 60 माइनस 0 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ से गया 2 एम्पियर करंट, ठीक है। फिर 60 माइनस 0 अपॉन 5, क्योंकि सीरीज में ऐड करते हैं सिंपली 5, 60 माइनस 0 अपॉन 5, तो इधर आ जाएगा 5 एम्पियर का करंट, ठीक है। 5 एम्पियर कह रहा हूँ, सॉरी 12, 60 माइनस 0 अपॉन 5, हाँ 12, 60 माइनस 0 अपॉन 10, ये आ जाएगा 6 एम्पियर, है ना। हाँ, और इधर जो बचा 60 माइनस 0 अपॉन 6, तो इधर आ जाएगा 10 एम्पियर करंट। अब सिंपली जब ये पूरा सॉल्व हो जाए, अब उसके बाद अभी ये भी बचा है, क्योंकि अब क्या करो 2 एम्पियर आया इधर से, तो 2 एम्पियर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो यहाँ मुड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, 2 एम्पियर इधर आया। फिर उसके बाद यहाँ आया आया, लेकिन इधर से 12 एम्पियर भी आ रहा है, तो ओवरऑल कितना 12 टू 14 एम्पियर यहाँ आ गया। फिर आया आया यहाँ पे 6 आया, 6 एम्पियर भी आया, 14 एम्पियर भी आया, तो कितना हो गया 20 एम्पियर। फिर इधर कितना आया 20 एम्पियर भी आ रहा है और 10 एम्पियर भी आ रहा है, तो कितना हो गया 30 एम्पियर, ठीक है। तो 30 एम्पियर इधर से गया, उसके बाद एक ही रास्ता है 30 एम्पियर एंड गया गया गया, एंड क्योंकि उसके पास यही पाथ है तो A4 की रीडिंग आ जाएगी 30 एम्पियर, ठीक है। यानी कि अभी देखो A1 की लिखते हैं, A2 की लिखते हैं, A3 की लिखते हैं एंड A4 की लिखते हैं एंड V की लिखते हैं, ठीक है। A4 की तो पता चल गई, A4 की 30 एम्पियर है रीडिंग, है ना। वो कैसे किया, जैसे मैंने बताया ना, करंट आया आया यहाँ ज्वाइन होता गया। अब देखो इसको, ये हम लोग का वोल्ट मीटर था, याद करो, ये A1 था, ये A2 था, A3 था, A1 था। अब इसको वापस से एम मीटर मान लो। अब एम मीटर मान लोगे तो ये क्या करता है चेक, ये करंट चेक करता है, यानी कि इस लाइन से कितना करंट जा रहा है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद ये A2 था, यानी कि ये चेक करेगा इस लाइन से कितना करंट जा रहा है इस वायर से, तो ये बता देगा 6 एम्पियर। ये भी सेम वही काम करेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। एंड वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा था, वोल्ट मीटर के दोनों एंड्स यहाँ पर थे, एक एंड यहाँ पर एक एंड यहाँ पर, या चाहे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, क्योंकि वोल्ट मीटर तो ऐसे लगेगा ना, मतलब कि चाहे इस एंड पे मानो इस एंड पे मानो, और चाहे इस एंड पे मानो इस एंड पे मानो, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना, 60 माइनस 0 इक्वल्स टू 60 वोल्ट, है ना। इस वजह से वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 60 वोल्ट। A1 है 12 वोल्ट 12 एम्पियर, A2 6 एम्पियर, A3 10 एम्पियर, A4 30 एम्पियर। एंड की नॉन आइडियल का केस भी करके बता दिया। इन केस नॉन आइडियल क्वेश्चन आ जाए, मैं इसका कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट
ये चीज़ बहुत टफ नहीं है, ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, बस करना क्या होता है, नॉन आइडियल के केस में वोल्ट मीटर एमीटर हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक, फिर उसके बाद जब सारा मतलब सॉल्व कर लो, उसके बाद वापस से जहां जहां वोल्ट मीटर एमीटर था वहां वहां की देख लो कितनी रीडिंग आ रही है, बस डन, सारा सवाल। और नॉन आइडियल का ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी सबसे पहले सीरीज की बात, लेट्स पहले उसकी एक एनालॉजी समझते हैं। देखो, मान लो ये मैं हूं और ये मेरी बहन है ना, हम दोनों लोग कार में बैठे हैं। अब ये एक रोड है, ये रोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे वायर को। ओके, रोड रिप्रेजेंट कर रही है हमारे वायर को। ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये दो दो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रेजिस्टेंसेस को। हम जिस कार में बैठे हैं उस कार को हम कह रहे हैं करंट। ठीक है, एंड जो हमारा कार का इंजन है, यानी कि जिससे हमें पावर मिल रही है कि गाड़ी आगे बढ़े, वो हमारा वोल्टेज हम उसको कह रहे हैं। ठीक, अब देखना, मान लो मुझ हम लोगों को साथ में ही जब जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये अपनी कार में, ये मैं अपनी कार में हूँ। ठीक है, बट मेरे पास रास्ता क्या है, मेरे पास रास्ता एक ही है। यानी कि मैं ये कहूँ, अगर थोड़ी देर बाद देखूं, यानी थोड़ी देर बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो हम दोनों लोग यहाँ पहुंच चुके होंगे, है ना, अपनी अपनी कार के साथ। ये देखो ऐसे, है ना, यानी कि इसको पार किया होगा, बट हम लोग दोनों ही लोग पहुंचे होंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि रास्ता एक ही है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर भी पाथ है, यहाँ पर भी स्पीड स्पीड ब्रेकर है, बट हम लोग यहाँ पर भी पहुंचे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि रास्ता एक ही है, कहीं और जा ही नहीं सकते। यानी कि हम लोगों को एट द एंड जब यहाँ से चले यहाँ तक पहुंचे, तो हम लोगों को मतलब वो नहीं करना पड़ा, क्या, अपना मतलब रास्ता नहीं बदलना पड़ा, साथ ही में जाना पड़ा। मतलब मेरे लोग के पास ऑप्शन एक ही था, एक ही रोड थी, तो वहीं जाना पड़ेगा, भले ही कितने स्पीड ब्रेकर हो, है ना। बस सेम चीज यहाँ पर भी होती है। होता क्या है सीरीज रेजिस्टेंस में, जब करंट जो होता है वो यहाँ पर, ये जैसे पॉइंट है एंड ये जैसे पॉइंट है, इसको मान लो रोड के दो एंड्स। अगर करंट आया यहाँ से इधर आया करंट, अब करंट के पास क्या रास्ता है, उसके पास कोई रास्ता है दूसरा नहीं, उसको ये स्पीड ब्रेकर पार करके यहाँ जाना ही पड़ेगा। करंट गया, इधर गया, फिर उसके बाद यहाँ आना ही पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर पार करके आई, इधर आया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब मान लो इसको i1 कह दो, इसको i2 कह दो, इसको i3 कह दो, एंड इसको i टोटल कह दो, ये सब, है ना। तो इससे क्या पता चला कि सीरीज वाले हमारे केस में हमारे जो करंट होता है वो हमेशा चेंज नहीं होता। क्यों, हाँ तो देखो होता क्या है इसमें, क्योंकि अब करंट जो आया है उसके पास रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है। तो ओवरऑल करंट जितना मेरा आई टोटल है, वो सब वो इसके सबके बराबरी तो होगा, i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू i3। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ से करंट आया वो यहाँ गया, फिर उसको दिखा ओहो स्पीड ब्रेकर, बट कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा, फिर आगे बढ़ गया, फिर दिखा ओहो स्पीड ब्रेकर यानी रेजिस्टेंस, कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, फिर उसके बाद ऐसे आया, यानी कि करंट जो है हमारा वो सर्किट में कांस्टेंट रहेगा। चलो इतना तो पता चल गया। ये फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे सीरीज वाले केस में करंट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। वो प्रूफ करके बता दिया कि मतलब भाई रास्ता एक ही है, तो ऑब्वियस बात है करंट को ऐसे ही जानना पड़ेगा ना, वो कहाँ से रास्ता चेंज कर लेगा। ठीक है, अब चलो बात आती है कि थोड़ा मतलब इधर वोल्टेज की बात कर लेते हैं, है ना, वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है। रुको, हम्म, ये हटाते हैं, है ना। ये देखो, अब मान लो अब मैं अकेला जा रहा हूँ कार से मस्त टशन में, है ना। देखो, ये मस्त आ रहा है मेरे पास, वो अलग बात है, चलानी नहीं आती, मन में क्या जाता है। ठीक है, अब देखो, जब मैं कार लेके ऐसे जा रहा हूँ, मेरे कार में वो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंजन फुल करा रखा होगा मैंने। मान लो की बात है मेरे कार में इंजन का मतलब वो, या फिर जो पेट्रोल है वो फिलहाल है अभी 100 लीटर्स, बहुत ज्यादा है एकदम।
100 लीटर की पेट्रोल मैंने अपने कार में डाल रखा है, ठीक है। मान लो ये दोनों स्पीड ब्रेकर जो है वो सेम हाइट के हैं, यानी कि जब मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे स्पीड ब्रेकर मिला, यानी कुछ ना कुछ मुझे इसमें वो ब्रेक लगाना पड़ेगा, अपना इंजन इधर खर्च होगा। एंड ये भी क्योंकि सेम ही मतलब वो है स्पीड ब्रेकर, सेम ही हाइट का, तो इधर भी थोड़ा मतलब इंजन में से वो क्या पेट्रोल खर्च होगा, थोड़ा सा मतलब ब्रेक लगाना पड़ेगा, देन वापस एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये दोनों स्पीड ब्रेकर इक्वल हैं तो मेरा 50 लीटर यहाँ खर्च हुआ होगा, 50 लीटर यहाँ खर्च हुआ होगा। ऑल वैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गया, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है आखिरी में, बट स्टिल मानने में क्या जाता है कि अगर मेरे पास शुरुआत में 100 लीटर था और ये दोनों स्पीड ब्रेकर सेम हाइट के थे, मुझे दोनों को ओवरकम करने में 50-50 लीटर लग गया, क्या पेट्रोल, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पर होता है। क्यों? जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जाता है सीरीज के केस में। कैसे? अब इसको भी चलो प्रूफ कर लेते हैं। इधर करंट पहले मैं हटा देता हूँ, है ना। हम्म हम्म हम्म। एंड मान लो की बात है, वैसे इसमें एक और चीज, हाँ, मान लो की बात है ये वाला स्पीड ब्रेकर जो है ये सेम हाइट का ना हो, ये वाला थोड़ा सा और बड़ा सा, देखो ऐसे, है ना, कैसे, ऐसे, ये ऊंचा, ये भयानक ऊंचा, ओह, अब क्या करेंगे? अब ऑब्वियस सी बात, अब ये 50-50 लीटर तो नहीं जाएगा, बराबर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको ओवरकम करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, इसको ओवरकम करने में कम मेहनत लगेगी। तो हम मान सकते हैं कि चलो यहाँ पर पेट्रोल कुछ इस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कि यहाँ पर 80 लीटर लग गया, यहाँ पर बाकी 20 लीटर लग गया, है ना। यानी ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये अनइक्वल हाइट के हुए तो इसमें इक्वल तो पेट्रोल खर्च नहीं होगा, अलग ही अलग होगा। यानी कि मुझे, यानी कि ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो इंजन या फिर जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो सिमिलर नहीं है अनइक्वल रेजिस्टेंस या फिर अनइक्वल स्पीड ब्रेकर के केसेस में। ओके। अब वही सेम चीज यहाँ पर, अगर ये रेजिस्टेंसेस इक्वल हुए तो वोल्टेज होगा हमारा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर अनइक्वल हुए तो वोल्टेज हमारा अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा। बट क्यों बात कर रहे हैं भाई, कैसे आपने, मैंने कैसे कह दिया कि वोल्टेज डिवाइड होगा, ये कहां से प्रूफ कर लिया? एक्सीलेंट। देखो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। ओके, ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ के पोटेंशियल सेम, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, है ना। तो ये ए पॉइंट है, वैसे ही ये सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट। ठीक, ऑलराइट। अब क्या होगा, मान लो की बात है हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया, ऐसे ऐसे लगाया, है ना, एंड एक यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, माफ करना, कोई बात नहीं, मेन चीज समझो। अब जैसे ये है V1, ये है V2, एंड ये है V टोटल मान लेते हैं, चलो, ठीक है। अब V1 जो है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, राइट, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो मैं ये कहूंगा कि V1 इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है। उसी हिसाब से, क्योंकि मेरा वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा एंड यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यानी पोटेंशियल होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देंगे सिंपली एज इट इज। ठीक है। अब जो V2 है वो क्या करेगा, V2 इक्वल्स टू VB माइनस VC। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद करंट आया, आगे आया, आगे आया, फिर अब इस वोल्ट मीटर की बारी आती है, चलो देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। अब V टोटल की अगर बात करें, तो इसको इधर लिखते हैं, V टोटल की अगर बात करें, तो V टोटल, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि हमारा हाई पोटेंशियल ये है ना, एंड लो पोटेंशियल ये है, VC माइनस VA।
ओ आई एम सो मच सॉरी, मैंने गलत बता दी। बेसिकली ये बैटरी है ना, तो इसमें होगा क्या कि अगर ये वीसी है, देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ये लो पोटेंशियल साइड है, वो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हाई पोटेंशियल साइड है, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी सी होगा। ठीक है, वी ए माइनस वी सी। तो ये वी टोटल जो है वो हमको क्या दे देगा, वी ए माइनस वी सी। अब क्या करना है, अब ये बताओ कि मतलब ये कैसे प्रूव हुआ कि ये जो है पोटेंशियल डिवाइड हो गया। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, वी वन प्लस वी टू, क्या आता है, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी एंड माइनस वी सी। ठीक है, ये वी बी कट गया, क्या बचेगा, वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू वी ए माइनस वी सी, एंड वही तुम्हारा वी टोटल है ओवरऑल, है ना। तो वी तो हम इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा वी टोटल है, वी टोटल वो किसके बराबर होगा, वी वन प्लस वी टू। यानी कि जो हमारा जो टोटल इसमें वोल्टेज है, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर जो भी टोटल बैटरी का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जाकर आर वन एंड आर टू में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल होगा अनइक्वल होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि अगर आर और आर वन और आर टू इक्वल हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अगर अनइक्वल है तो अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा। बट ये तो पता चल गया कि करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, ये चीज प्रूव कर दी। यहाँ पे एनालॉजी से भी समझा दिया एंड यहाँ पर भी समझा दिया। अब नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। हाँ, तो अब देखो, जैसे अब इसमें वही सेम केस ले लिया, इसमें क्या किया है, बस मैंने 3 रजिस्टर लगा दिए, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि और क्लैरिटी मिले कि केवल 2 के साथ ही, तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 रेजिस्टेंसेस के साथ ही मतलब ये चीज़ हो, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ सेम ही चीज़ हो जाए। बेसिकली वही चीज़, आई करंट इससे निकला, ऐसे गया, उसके पास एक ही रास्ता है, थोड़ा यहाँ पर ओ नो स्पीड ब्रेकर यहाँ पे जाएगा, बट जाएगा जरूर, पूरा का पूरा करंट जाएगा। आई इधर जितना है उतना ही आई इधर भी जाएगा, फिर उतना ही आई इधर भी जाएगा, फिर उतना ही आई इधर भी जाएगा, फिर लौट के उतना ही आएगा, ऐसे। ठीक है, बट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल्स टू आई वन, आई टू, आई थ्री। ठीक है, आई वन प्लस आई टू, सॉरी आई वन इक्वल्स टू आई टू इक्वल्स टू आई थ्री, सिंपल। अब लेकिन v क्या हो जाएगा, v तीनों में बराबर तरीके से डिवाइड हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, जैसे भी पहले प्रूव किया था, v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, अब काम करना है, अब हमें किसका निकालना है, अब रेजिस्टेंस का इससे रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज करके। ओम्स लॉ क्या कहता था, v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इसका यूज करेंगे, v इक्वल्स टू आई आर। अब देखो, अगर इस साइड को देखें, इसको देखें, किसको, इस वाली साइड को, हम्म, हाँ, मतलब इसको देखें, देखो वी वन इक्वल्स टू, इससे कितना करंट पास किया, पास तो आई कर रहा है, लेट से अभी आई वन, क्योंकि सब बराबर है ना, तो आई वन, आई टू, आई थ्री सबको आई लिख सकते हैं, तो मैंने वी वन को लिख दिया क्या, आई। ठीक है, और क्या, आर वन से पास कर रहा है, आर वन लिख दिया, ओके। फिर V2 इक्वल्स टू आई आर टू, क्यों, क्योंकि V2 यहाँ पर जो है आई, क्योंकि सेम करंट ऑब्वियसली पास कर रहा है, आर टू वाले रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, एंड V3 इक्वल्स टू आई आर थ्री। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है, देखो, अब बात आती है कि जो हमारा V है, वो V जो है, हमको वही निकालना है कि I, तो चलो I तो कांस्टेंट ही है, अब हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि ओवरऑल हम इन सारे मतलब रेजिस्टेंसेस को हटा के कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस रख दें जिससे ये सर्किट सिमिलर रहे, मतलब ये सर्किट ना बदले, ये सारे रेजिस्टेंस को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस रख दे, तो इससे होगा क्या, मेरा मतलब रेजिस्टेंसेस बचेंगे, सिंपली हमें पता चल जाएगा कि ये 3 की जरूरत ही क्या है, एक में ही काम हो जाएगा, है ना, सिंपली वही बात है। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकाल लूं, जिसमें क्या करना होगा कि आर वन, आर टू, आर थ्री, ये तीनों का मैं हटा दूं, एंड एक
एक लौता वन सिंगल एक सिमिलर सा, मतलब इनके इक्विवेलेंट जो मतलब आ रहा होगा आंसर, वो मैं यहाँ फिट कर दूं, तब भी जब ये सर्किट कंप्लीट हो तब भी आंसर से स्पेस बचेगी। ऑब्वियस सी बात है, तीन तीन रेजिस्टेंस लगाने से बहुत ज्यादा मतलब ओपी लगेगा, पैसा भी लगेगा, खर्चा लगेगा, है ना, एंड स्पेस लगेगी, एंड ऐसे आराम से एक रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, सिंपली देखो, v इक्वल्स टू आई आर क्यू, मैंने आर ई क्यू मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। v क्या बोल रहा था, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, ओके ठीक है। उसके बाद v क्या है, v मैंने माना है i, क्योंकि कांस्टेंट है करंट, आर ई क्यू यानी आर इक्विवेलेंट। v1 क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। अब इसमें i ऐसे हो जाएगा कॉमन टाइप, एंड इसमें भी आई कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सिंपली। अब क्या होगा, आई से आई गया, क्यों, क्योंकि आई तो बराबर ही थे ओवरऑल सर्किट में। अब फाइनली हमारे पास जो आंसर आया आर इक्विवेलेंट, वो क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में भी कराया था ना कि सीरीज वाले में ऐड हो जाते हैं। सिंपली जो आर इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि सीरीज वाले केस में जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा, उन इन तीनों को ऐड करके, सिंपली ऐड करके लिख देना, तो हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिससे हम इन तीनों को रिप्लेस करके इसकी जगह आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे हमने लगा दिया, ये लगा दी आर इक्विवेलेंट, जो इन तीनों के सम के बराबर है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट, एंड ये वी, है ना। तो ये दोनों सर्किट सेम है, बस फर्क है इसमें देखो स्पेस जा रहा है। स्पेस इसका मतलब बोर्ड का स्पेस नहीं बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी प्रैक्टिकल में भी स्पेस काफी यूज होता है ना। कि प्रैक्टिकल वायर में मतलब पता चला मैंने ये ले लिया 2 ओम, ये लिया 3 ओम, ये लिया 4 ओम, है ना, लेकिन मेरे पास 9 ओम का ऑलरेडी था एक रजिस्टर, तो भाई मैं इन तीनों को क्यों अलग अलग यूज करूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं डायरेक्ट ये यूज करूंगा, इससे मेरा वो बचेगा, स्पेस बचेगा, पता चला मैं सर्किट ही कनेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज एंड ये चीज बहुत सिंपल थी, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, है ना, कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। बाकी इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वो ये बात है कि जो आर इक्विवेलेंट आया है वो इन तीनों का सम आया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होगा, हमेशा लार्जर, ऑलवेज लार्जर, यानी आर इक्विवेलेंट या आर टोटल जो भी कहना हो, आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इंडिविजुअल, यानी कि आर इक्विवेलेंट हमेशा आर वन से बड़ा होगा, आर इक्विवेलेंट हमेशा आर टू से भी बड़ा होगा, आर इक्विवेलेंट हमेशा आर थ्री से भी बड़ा होगा। भैया ये बता दो कैसे, कोई बात नहीं, भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये प्रूफ वगैरह था, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसको देख लो, समझ में आया तो वेरी गुड, कुछ दिक्कत हो तो बता देना मुझको, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं। हाँ देखो, अब अपने पास आता है पैरेलल वाला केस। देखो पैरेलल वाले केस में फिर से वापस एनालॉजी से पहले समझ लेते हैं। देखो वापस मैं आ गया अपनी कार में, मेरी बहना जी भी आ गई कार में। अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं। अब मान लो एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो खुद ही सोचो, मतलब दोनों लोग एक रास्ते से जाना चाहेंगे, ये नहीं कि बहन भाई की लड़ाई, ये वाली बात नहीं है। ये वाली बात है कि भाई क्यों कंजेस्टेड करना, भाई जब एक ही रास्ते पहुंचना है घूम फिर कर, तो चले जाएंगे, मैं इस रास्ते चला जाऊंगा, बहना जी इस रास्ते से चली जाएंगी, उससे क्या होगा, थोड़ा मतलब वो अपना स्पीड वगैरह बचेगा, मतलब अपना यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ, जो अपना टोटल करंट था, मैंने क्या कहा था, कार जो है वो अपनी टोटल करंट है, तो करंट यहाँ गया गया एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही होता है पैरेलल वाले केस में। हाँ देखा, यानी कि यहां पर क्या हुआ, करंट गया एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वैसे ही सिमिलरली यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई है, इससे करंट निकल रहा है, करंट यहाँ गया ऐसे जाएगा, करंट गया आई आई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे करंट को दिखे, ओहो अब तो दो रास्ते हैं, तो मैं काम करता हूँ दोनों में थोड़ा थोड़ा चला जाता हूँ। तो थोड़ा करंट जो इसमें था वो इसमें चला जाएगा, एंड जो थोड़ा करंट था मतलब बाकी बचा हुआ वो इसमें चला जाएगा। फिर I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा,
फिर ऐसे जाके इन लोग को जब पहुंचना सेम ही जगह तो वापस जाके आई मिल जाएगा, वापस जाके, क्योंकि आई आई किस में बटा था, आई वन प्लस आई टू में बटा था, आई वन एंड आई टू में बटा था, तो आई वन आई टू जब वापस मिलेंगे तो आई तो बनेगा सिंपली, तो आई यहाँ पर आ गया, आई आ गया यहाँ पर वापस, सेम सेम करंट, सेम 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 सेम, ठीक है। अब ये तो हो गया करंट का केस, इसमें क्या होगा करंट वाले में, देखो करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, आई इक्वल्स टू आई वन पैरेलल वाले केस में है ना, आई वन प्लस आई टू प्लस जितना भी होगा, चलो इसमें तो फिलहाल आई वन प्लस आई टू है ना। अब बाकी देखते हैं, अब वापस इसको, अब इसमें पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, है ना, देखो हम्म, अब देखो, अब देखो पोटेंशियल के केस में वापस है भाई, वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लेते हैं ये पोटेंशियल के साथ क्या हो रहा है। देखो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स में सेम पॉइंट को, मतलब क्योंकि पोटेंशियल इसका सेम रहेगा तो हम सेम पॉइंट को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, अभी पहले बताया था, ए पॉइंट तो ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट तो ये भी ए पॉइंट, चलो ठीक है, ये बी पॉइंट, ये भी बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट, ये भी बी पॉइंट, चलो ठीक है। अब वोल्टमीटर लगा देते हैं, वी वन ऐसे, वी टू ऐसे, है ना, एंड वी टोटल ऐसे, अगर ये बी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब वी वन की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखें तो वी वन क्या आ रहा है, क्योंकि अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल साइड, ये लो पोटेंशियल साइड है, हाई पोटेंशियल साइड लो पोटेंशियल साइड, यानी कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी हो गया। फिर उसके बाद वी टू क्या होगा, वी टू भी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, क्यों, क्योंकि भाई तो पॉइंट तो सेम ही है बी बी, वी ए माइनस वी बी, ओके चलो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वी टोटल, वी टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल साइड है, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल प्रेजेंट है, यानी कि ये वी ए माइनस वी बी। तो इससे क्या पता चला, ये देखो पोटेंशियल सेम आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसमें पोटेंशियल सेम रहा दोनों में, दोनों मतलब रेजिस्टेंसेस के लिए, बट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जस्ट अपोजिट सीरीज, सीरीज में क्या हुआ था, करंट सेम था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसमें क्या हुआ, वोल्टेज सेम रहा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बस। अब देखो, अब इसको दूसरे सर्किट से बना के एक बार और क्लैरिटी से बता देते हैं, एंड देन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। अब देखो सिंपली यहाँ क्या हो रहा है, ये वोल्टेज V यानी बैटरी हमारी, इससे करंट निकला I, I इधर गया गया, एंड इसके पास तीन रेजिस्टेंसेस थे, तीनों में बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, इक्वली अनइक्वल उसका कुछ पता नहीं, बस बढ़ जाएगा, है ना, I1 I2 I3, देन क्योंकि I इन तीनों में बटा था तो वापस जाके I इधर वापस मिलेगा, है ना, एंड वापस जाके I इधर आ जाएगा, ये R1 R2 R3, एंड इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि जैसे बताया था ना ये पॉइंट्स सेम ही है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अब देखो आगे क्या होता है, बेसिकली आई क्या आया था, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ओके। वी क्या आया था, वी टोटल इक्वल्स टू, जो भी मान लो इसके अराउंड वी वन मान लो, इसके अराउंड वी टू मान लो, इसके अराउंड वी थ्री मान लो, वी वन वी टू वी थ्री, ओके, वी टोटल वी ओवरऑल मान लो, चलो ठीक है ऐसे, है ना। अब देखो फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ओके, यानी कि आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसमें, देखो आई इक्वल्स टू वी बाई आर है, आई वन की जगह क्या आ रहा है, आई वन की जगह आ रहा है वी अपॉन, क्योंकि वी सारे इक्वली हैं, वी अपॉन आर वन, ओके ठीक है। आई टू की जगह आ रहा है
V अपॉन R2, ओके, एंड I3 की जगह आ रहा है V अपॉन R3, ओके। अब क्योंकि हमको क्या करना था, जैसे पिछले वाले केस में किया था कि कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस मतलब बना लेना है जो इन तीनों को रिप्लेस करके मैं यहाँ फिट कर दूं, तो वो भी सेम तरीके का सर्किट मुझे सिमिलर सर्किट प्रोवाइड करे। तो यानी कि मुझे अब यहाँ I की जगह I इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट चाहिए, यानी कि मुझे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब देखो क्या करना है, क्योंकि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था ये सब, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। तो I क्या है, V अपॉन आर ई क्यू, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ओके। अब V कॉमन ले लो, ऐसे V अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू V कॉमन लिया, क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक। अब V से V कट जाएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही था। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया वो आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जस्ट उसका एकदम वैसा नहीं है कि सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में डायरेक्टली ऐड हुआ था, इसमें 1 अपॉन होके ऐड हो रहा है। बट देखो इधर लोगों से गलतियां हो जाती है, वो कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि इसको लोग ऐसे मतलब ऐसे देखते हैं कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सॉल्व कर लिया, कुछ कुछ वैल्यू आ गई एंड उसको आर इक्विवेलेंट बता दिया। लेकिन मेन गेम तो है कि आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब लोग ये करते हैं कि इसको कर लिया 1 अपॉन R1 कुछ सॉल्व कर लिया, 1 अपॉन R2 सॉल्व कर लिया, फिर 1 अपॉन R3 सॉल्व कर लिया, कुछ कुछ वैल्यू आई, है ना, ऐसे कुछ कुछ वैल्यू आई, इसी को बोल दिया आर इक्विवेलेंट। नहीं भाई, इसका 1 अपॉन ये होगा, ये होगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो 1 अपॉन में है ना, ये डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये सेम चीज नहीं है। इस वजह से ये वाली गलती से बचना, एंड इसी वजह से मैं ये जनरली फॉर्मूला यूज नहीं करता। पर्सनल पर्सनल ओपिनियन, मैं जनरली ये फॉर्मूला ये वाला ऑल्दो सही है, एकदम करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है, बट मैं यूज कौन सा करता हूँ, यूज में करता हूँ कि देखो पहले ये दो रेजिस्टेंस के लिए समझ लो, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए ऐसे, देखो R1 R2, ओके, ठीक है। तो आर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ओके। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। अब देखो, यानी कि आप फिर रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यही चीजें मैं बता रहे, पता है लोग यहीं तक आंसर करके छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा भाई। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस गिवन है तो मैं क्या करूंगा, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालने के लिए 1 अपॉन के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं क्या करूंगा, सिंपली याद रखो मल्टीप्लाई अपॉन सम। मुझे ये याद है, मुझे ये याद रहता है, मैं इसी हिसाब से करता हूँ। मतलब दो हो या तीन हो, आप देखो तीन में कैसे करना है, पहले दो को सॉल्व कर लो, कुछ आ जाएगा इनका, जैसे ये आ गया आर इक्विवेलेंट, R1 R2 सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा एक बचेगा आर इक्विवेलेंट और R3 कर लो, तो ओवरऑल फिर एक और आ जाएगा, है ना। तो अगर जिसको कर जिसको मतलब वैसे तो इतने 3 4 5 6 बोर्ड लेवल पे नहीं आएंगे भाई, इसमें इसी कैलकुलेशन थोड़ी उलझा देंगे, है ना। उनको कॉन्सेप्चुअल अगर नॉलेज चेक करनी तो इसमें नहीं उलझा देंगे। तो ओवरऑल अगर तीन मैक्सिमम 3 या 4 आ सकते हैं, उस केस में क्या होगा कि दो को कर लो पहले मल्टीप्लाई अपॉन सम, फिर दो को कर लो मल्टीप्लाई अपॉन सम, इजी, ये चीज इजी पड़ेगी, है ना। मे भी वैसे तो बाकी ये भी खराब नहीं है, मेन फॉर्मूला तो यही है, ऑब्वियस सी बात है, मेन फॉर्मूला ये है, बट क्योंकि मुझे ये याद रहता है मैं इस हिसाब से करता हूँ हमेशा, क्योंकि अब ये क्योंकि ओरल भी हो जाता है फटाक फटाक, पता चला मैं देख रहा हूँ हाँ इसका R1 R2 का निकालना है, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सीधे ऐसे,
ठीक है, तो बस ऐसे याद रहता है, वरना फिर प्रॉपर एक फॉर्मूला वाइज उसको वो करना पड़ेगा, ऐसे भर के लिखना पड़ेगा। एंड वही मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ओरली हो जाए तो वो बेटर है। बस अब देखते हैं इसके आगे। हाँ देखो, अब इसमें होगा क्या कि जैसे आ गया ना 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस जितनी बार चलता रहे, जितने भी हो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। तो इसमें खास बात क्या होती है, जैसे उसमें मैं खास बात जो बताई थी सीरीज वाले केस में, कि क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होता है। यानी कि आर इक्विवेलेंट ये सीरीज वाले में था, सीरीज वाले केस में क्या था कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा। समझ में आया, हर एक से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इस वाले पैरेलल वाले केस में पता क्या होता है, पैरेलल वाले केस में होता है कि आर इक्विवेलेंट आता है, आर इक्विवेलेंट जो आता है वो R1 से भी छोटा होता है, वो R2 से भी छोटा छोटा होता है, एंड R3 से भी छोटा होता है। यानी कि जो अगर मान लो की बात है, ये है मान लो की बात R1 है 2, ये है 3, ये है 4, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो 2 से भी कम आएगा हमेशा। मान लो कुछ भी आ जाए, मान लो की बात ये 2 3 4 नहीं, मान लो की बात है ये है 1, ये है 100 और ये है 1000। चलो ये वाला केस मान लिया। अब इस केस में भी जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा, मतलब जो सबसे छोटा है उस सबसे छोटा मतलब रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उससे भी छोटा आएगा आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाले केस में। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये याद रखने वाली चीज है ना। वो अभी बाकी अभी प्रूफ भी हो जाएगा जब न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। बाकी याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, आर पैरेलल सबसे स्मॉलर, देन आर इंडिविजुअल, देन आर सीरीज। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपल है, वो कुछ अलग नहीं है। ये तो मतलब दिमाग लगा के लिए हो सकता है कि हाँ जो अपना ये आर सीरीज है वो ऑलवेज आर इंडिविजुअल से बड़ा होगा, आर इंडिविजुअल आर पैरेलल से बड़ा होगा। ठीक है, ये इस ऐसे चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब नेक्स्ट है हमारे पास एक तो ग्राफ है, इसका मतलब बुक में ग्राफ गिवन है सिंपली कि सीरीज एंड पैरेलल का अगर हम बना लें वी आई ग्राफ, वी आई या फिर आई पी ग्राफ जो भी बनाना बना लें, वी आई ग्राफ। तो V वर्सेस I, इसका स्लोप क्या देता था, रेजिस्टेंस। याद रखना है, याद याद भी क्या रखना है सर, पी एफ ऑन आई इक्वल्स टू आर। ये मतलब सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। ओम्स लॉ पता है तो ये चीज पता है। एंड रेशियो है उसका जो वो आता है, मतलब रेशियो के बराबर जो भी मतलब क्वांटिटी आती है वो हमेशा स्लोप होती है, याद रखना। एंड ये ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। ठीक है, अब बात आती है कि रेजिस्टेंस तो है, बट अब हमें पता करना है कि देखो जैसे मैंने ये बना दिया एंड ये बना दिया, V वर्सेस I ग्राफ, ये दोनों रेजिस्टेंस है, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है। अगर मैं पूछूं इनमें से कोई एक है सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक है पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कैसे बताओगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने क्या बताया था, जो सीरीज वाला होगा वो हमेशा बड़ा होगा आर इंडिविजुअल से, एंड वो हमेशा बड़ा होगा आर पैरेलल से। इसका मतलब ओवरऑल जो आर एस है यानी आर सीरीज वो हमेशा आर पैरेलल से तो बड़ा होगा, राइट। अब ये चीज है, अगर आर सीरीज जो है वो आर पैरेलल से बड़ी है तो आर सीरीज यानी कि जो इक्विवेलेंट रेशियो सीरीज में आ रहा है यानी कि वो बड़ा है, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये सीरीज वाला है, ये है सीरीज वाला एंड ये है पैरेलल वाला। सिंपल, बस कुछ नहीं है, सिंपल है ना। बस अगर पूछ लिया जाए तो कुछ ऐसा पता नहीं। अगर चलो यहाँ पे आई वी ग्राफ होता, आई वी ग्राफ पूछ लिया तो ये इसमें पलट जाता। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस की बात होने लगती फिर, क्योंकि आई की ग्राफ तो कंडक्टेंस देता है एंड कंडक्टेंस ज्यादा यानी रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो कंडक्टेंस किस में ज्यादा होगी, पैरेलल वाले में, क्योंकि वो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है सबसे कम, है ना। एंड ये हो जाएगा सीरीज वाला, सिंपल है ना। तो ये था ग्राफ वाला पार्ट, इजी नथिंग मच इसमें। अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर रूल। मतलब याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, होता क्या है कि सीरीज वाली की बात करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर सीरीज में आता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल मतलब ये है ऐसे, ये ये V है, ये V1 है, ये V2 है।
है ना। तो हमें ये तो पता है कि सीरीज वाले में क्या होता है, v बराबर v1 एंड करंट ऐसे फ्लो करता है, आई इज कांस्टेंट v1 प्लस v2। चलो ये चीज तो पता है कि v कैसे फ्लो करता है, v1 प्लस v2। ओके, मतलब v बराबर v1 प्लस v2। अब लेकिन पूछ लिया गया कि भाई v1 की वैल्यू बताओ, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए एक वोल्टेज डिवाइडर रूल है। करना क्या होता है, देखो आई के जो आई यहाँ से जा रहा है ये है R1 और ये है R2। जो आई ऐसे करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है, आई इज V1/R1, है ना। यहाँ पर आई इक्वल्स टू V1/R1। ओके, और यहाँ पर क्या है, आई इक्वल्स टू V2/R2, राइट। क्योंकि करंट तो सेम है ना, करंट सेम है, करंट सेम है। यहाँ गया V1/R1 इक्वल्स टू V2/R2। ओके, अब अब क्या करना है कि हम्म हम्म, और एक सेकेंड, एक सेकेंड सोचना पड़ेगा। हाँ देखो, सिंपली होगा क्या, ये चीज है, यानी कि V1 क्या हुआ, V1 की वैल्यू है IR1 एंड V2 की वैल्यू है IR2, सिंपली। ठीक है, ये याद रखना फिलहाल अभी। अब देखो क्या है, अब बात ये है कि I की वैल्यू क्या है, I करंट इक्वल्स टू I इज वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। और क्योंकि सीरीज में तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सम R1 प्लस R2 सिंपली। तो आई क्या आ गया, V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब देखो इसको यही पुट कर देना है, तो V1 क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू आई की जगह ये चीज पुट कर दो, V R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, V R2 अपॉन V1 प्लस सॉरी R1 प्लस R2। ठीक है, चलो ये आ गया। अभी फिलहाल याद नहीं हो रहा है, याद भी करवा देंगे, टेंशन ना लो, याद करवा देंगे। मतलब एक तरीके से मुझको मतलब जैसे याद है मैं वैसे याद करवा दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद अब पैरेलल वाले केस में। इसमें करंट डिवाइडर रूल लगता है कि करंट क्या किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। फिलहाल ये रिजल्ट जो है अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, बाकी बाद में बात करते हैं। ठीक है, देखो। हाँ, तो अब होता क्या है कि पैरेलल वाले केस में, पैरेलल वाले केस में ऐसे जब गया करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ से आ रहा होगा I, यहाँ जाएगा I2, ये है R2, ये है R1। पोटेंशियल सेम रहेगा, जो भी मतलब बैटरी का रहेगा, एंड ऐसे बैटरी कनेक्टेड होगी V। ओके, ठीक है। अब इसमें बात आती है, इसमें क्या करें भाई, इसमें भी वही सेम काम करना है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ है कि I1 की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें I1 हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, राइट। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ठीक, चलो, ओके। उसके बाद V की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना, राइट। V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है दो के केस में, मैंने भी बताया था, मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो क्या आ जाएगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, ये चीज हमारे पास V की वैल्यू आ गई इस टर्म्स में, आर इक्विवेलेंट के टर्म्स में। अब इसी चीज को इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इसमें। देखो ये क्या है, I2, ठीक है। I1 की वैल्यू निकाल दी है, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। V क्या है, ये चीज है, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अपॉन में R1, यानी कि इंटू 1 अपॉन R1, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, I R2 अपॉन R1 प्लस R2 सिंपली।
और यहाँ I2 की बात करें अगर, तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली I2 इक्वल्स टू I R1 R2, क्योंकि V दिया है, अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R2, R2 कट जाएगा, तो इस हिसाब से इधर आ जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये है करंट डिवाइडर रूल, यानी कि करंट किस हिसाब से डिवाइड हो गया, I1 में ऐसे डिवाइड हो गया, I2 में डिवाइड ऐसे हो गया। अब बात आती है याद कैसे होगा भैया, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो बताता हूँ कैसे, ये भी मैं बताता हूँ। हाँ तो देखो, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है सीरीज वाले के लिए, एंड ये करंट डिवाइडर रूल है पैरेलल वाले के लिए। अब इसको याद कैसे करना है, लाइक मुझे कैसे याद है मैं ये बताता हूँ। सिंपली अगर मुझसे पूछा जाए कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ये बताऊंगा उसका वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। मतलब V1 का कौन सा, V1 का वोल्टेज, V1 का कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, यानी V1 का खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि सम ऑफ देम R1 प्लस R2 इनटू टोटल V। ठीक है, V2 के लिए भी अपना वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल V, यानी कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी आएगा V क्या, V डिवाइडर के लिए जो भी डिवाइड होके आ जाएगा V, चलो मैं V डिवाइडर ऐसे लिख देता हूं, तो इधर हो जाएगा अपना R अपॉन टोटल R इंटू टोटल V। ठीक है, ये चीज अगर याद रखनी हो तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, अपना रेजिस्टेंस यानी उसका खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज जितना भी उसका वो है, मतलब ये प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इसमें कैसे याद रखना है, I1 के लिए देखो क्या आ रहा है, R2 आ रहा है, यानी I1 R2 पे, यानी कि सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। एंड I2 के लिए सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। ठीक है, वही सेम चीज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई डिवाइडर को अगर लिखना हो मुझे, तो मैं लिखूंगा सामने वाला R अपॉन टोटल R, टोटल आर मतलब सम कर देना, सिंपली सम कर देना, टोटल आर में वो मत लिखने लगना आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डायरेक्ट, बस खत्म। ठीक है, इनटू टोटल है। ठीक है, ये याद रखने के लिए, इन केस याद करने में जिसको दिक्कत हो, नहीं ये सब किसी को जन नहीं याद, मेरे को भी नहीं याद, मेरे को ये याद रहता है। आई, अगर आई निकालना सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट जितना आ रहा था, वोल्टेज के लिए अपना वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड जितना वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, बस ऐसे ये चीज याद रख लो, हो जाएगा काम। आपने हिंदी में लिखा है यार, हिंदी में अपने अपनी भाषा में जल्दी याद हो जाता है सिंपली। ठीक है, ओवरऑल इसमें सीरीज एंड पैरेलल में देख लेता हूँ, हाँ मोर एंड लेस इतना ही था। देख के बताता हूँ मैं। हाँ तो बेसिकली इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो प्रोबेबली हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का फाइनल होना चाहिए, उसमें हम लोगों को ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो छोटा सा पार्ट है वो भी, एंड पावर के बारे में बात करनी है, पावर, वो जो पावर एंड ब्राइटनेस एटसेट्रा, एंड वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मतलब जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो भी है ना, उस चीज़ के बारे में, एंड न्यूमेरिकल्स करने अच्छे अच्छे सीरीज एंड पैरेलल वाले भी। ओवरऑल फिलहाल जितने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनको ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को भेज देना, फिर मैं चेक करके बता दूंगा अगर कोई गलती होगी तो, है ना। एंड फिर इससे इंप्रूव हो जाए, ट्राई टू डू जितना मतलब हो सके। वैसे तो अभी मैं नहीं कह रहा कि ओरली करूँ, बट हाँ एक प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक ओरल जितना सवाल करने का वो बन जाएगा ना आदत, तो जो रीडिंग टाइम मिलेगा ना 15 मिनट्स का एग्जाम से पहले, उसमें हो सकता है क्वेश्चन मतलब खत्म ही हो जाए, सिर्फ लिखना रह जाएगा, है ना। उस 15 मिनट्स में आपके एमसीक्यू तो हो ही जाते हैं, उसके बाद पता चला ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन, सर्किट वाले, सोचो सर्किट वाले क्वेश्चन मात्र सिर्फ ओरली कर लिया, बस मुझे पता चल गया, इसको बस लिखना बाकी है, समझे। तो इसमें टाइम बहुत बचेगा, तो कुछ ऐसी चीजें सीखनी है कि अपना टाइम बचाना रहे,
है ना, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम वगैरह काफी वेस्ट हो जाता है। पता चला गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, सोच रहे हैं अरे यार ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसमें तो क्वेश्चन फंस रहा है, अब नहीं आ रहा है, तो फटाक से काटो, छोड़ो, काटो भी नहीं, काटो मत उसको, आगे बढ़ जाओ, काटो मत करो फिर, ताकि अगर मान लो बाद में आया कि चलो हाँ यार याद आ गया, चलो फिर इसको लिख देते हैं, तब लिख देना, है ना, या तो आगे लिख देना कि हाँ क्वेश्चन 3 का आधा इतना पार्ट लिखा था, आगे लिखना। वैसे तो ये गलत बात है, ऐसे मत करना, बट स्टिल थोड़ा बहुत मतलब उधर ऐसे मतलब लिख देना है कि एट पेज नंबर दिस फलाना ठिकाना। मैंने भी मतलब ऐसी हरकतें करी हैं, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता था तो मैंने मतलब उधर लिख देता था कि आफ्टर एट द लास्ट पेज। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना। बाकी फिलहाल इसके लिए इतना ही, है ना। बाकी नेक्स्ट में थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, एंड जो नए टॉपिक्स हैं, लास्ट टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट वही करेंगे, एंड ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।